हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो एनालिसिस का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है। इट इज एनालाइजिंग एवरी aspect of product mix to identify and evaluate all product or services group offered by a company on the market to prepare detailed strategies for each part of product mix to improve the growth rate. It means कि जो कंपनी है, कोई भी अगर कंपनी, उसके पास जितनी भी तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जितनी भी तरह के उसके पास सर्विसेज हैं, वो क्या करेगी, वो इन सबको एनालाइज करना चाहती है। मीन्स इन सबका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। तो कंपनी क्या देखना चाहती है कि उस प्रोडक्ट मिक्स में से वो कौन से प्रोडक्ट्स को रखे, कौन से को ना रखे, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करे, कौन से के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट ना करे। तो इन सभी से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती हैं। उन्हीं स्ट्रेटेजीज के डिसीजन लेने के लिए पोर्टफोलियो एनालिसिस बना हुआ है। यानी कि इसमें अभी हम आगे देखेंगे कि हम इसको दो तरह से डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम यही देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में जो कंपनी है वो अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकती है। तो ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो ये बताता है कि कौन से सिचुएशन में कंपनी को किस तरह की स्ट्रेटेजी डेवलप करनी चाहिए। रीजंस क्या है पोर्टफोलियो एनालिसिस के? फर्स्ट है एनालिसिस करना। किस चीज के रिगार्डिंग एनालिसिस करना? कि जो कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स है उसकी करंट पोजीशन क्या है। मींस कंपनी जितनी भी तरह के प्रोडक्ट बना रही है, करंटली वो कौन सी पोजीशन पर है। और ये डिसीजन लेना कि जो जितनी भी डिफरेंट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में कंपनी डील कर रही है, उनमें से किस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर किस में कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो एक इस तरह का पोर्टफोलियो एनालाइज करेगी इन स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करने के बाद, जिससे उसको ये पता चल सके कि कौन जो भी मार्केट में उसके प्रोडक्ट हैं उनमें कितने उसको अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने उसको थ्रेट्स हैं। इट मीन्स कि जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड करंट एनालिसिस कर कर ये जानेगी कि कहाँ पर वो आगे ग्रो कर सकती है और कहाँ पर वो ग्रो नहीं कर सकती। ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है वो कंपनी को ग्रोथ स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। डेफिनेटली जब कंपनी एनालाइज करके ये जान पाएगी कि वो कहाँ पर स्टैंड करती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजीज को प्लान करेगी कि एक्सपेंशन उसको कैसे करना है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट रिटेंशन। मींस जितने भी प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है उनमें से कौन से प्रोडक्ट में उसको कंटिन्यू करना है और कौन से प्रोडक्ट्स को उसको अपनी प्रोडक्ट लाइन से रिमूव करना है। मींस जहां पर उसको लगेगा कि फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का स्कोप नहीं है, वह उन प्रोडक्ट को कंपनी रिटेन कर सकती है। तो जब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स को कंपनी इन्वेस्ट करके कंटिन्यू करे और कौन से को जो है वो अपनी प्रोडक्ट लाइन से बाहर कर दे। सो पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंदर हम दो मॉडल्स को पढ़ेंगे। एक है बीसीजी मैट्रिक्स मॉडल और दूसरा है GE9 सेल मैट्रिक्स मॉडल। फर्स्ट हम शुरू करेंगे बीसीजी मॉडल से, जिसको ग्रोथ और शेयर मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स है क्या? बेसिकली बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने इसको डेवलप किया था 1970 में, तो उन्हीं के नाम से आगे ये मॉडल फेमस हो गया। इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स मॉडल भी कहते हैं। ये बेसिकली एक प्लानिंग टूल है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताता है कि जो कंपनी के वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनमें से कंपनी को कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट सेल कर देने चाहिए, या फिर कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी चाहिए। अभी हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बीसीजी मैट्रिक्स की, जिसमें आप देखेंगे कि 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। और फर्स्ट है क्वेश्चन मार्क का साइन, सेकंड है स्टार, थर्ड इसको हम बोलते हैं कैश काउज एंड फोर्थ इज डॉग। वर्टिकल एक्सिस पर अगर हम बात करें इस डायग्राम में, तो मार्केट ग्रोथ रेट को वर्टिकल एक्सिस पर लिया गया है और जो मार्केट शेयर है इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लिया गया है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इन सभी को, ये जस्ट एक ओवरव्यू था। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि जो हमारा
वर्टिकल एक्सिस था, वहां पर मार्केट ग्रोथ रेट था, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर मार्केट शेयर है। अब हॉरिजॉन्टल से ही शुरू करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो मार्केट शेयर है वो कैसे कैलकुलेट होगा। उसको दो टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर जनरल टर्म्स में कैलकुलेट करना चाहें, जनरल पर्सपेक्टिव से, तो उसका फॉर्मूला बनेगा फर्म सेल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट, यानी कि जिसके रिगार्डिंग भी फर्म डिसीजन लेना चाह रही है, वो प्रोडक्ट या वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की सेल डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट एवरेज सेल, यानी कि उस इंडस्ट्री में उस प्रोडक्ट की या उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट से रिलेटेड टोटल सेल्स क्या है। अगर हम इससे इन दोनों को डिवाइड कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो ओवरऑल मार्केट शेयर होगा। अगर थोड़ा स्पेसिफिकली फाइंड आउट करना चाहें स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से, तो फॉर्मूला बनेगा फर्म सेल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉम्पिटिटर्स सेल, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर सेल, यानी कि जो फर्म जिस भी प्रोडक्ट के से रिलेटेड डिसीजन लेना चाह रही है, उस प्रोडक्ट की सेल्स डिवाइडेड बाय उस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर की सेल कितनी है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उसका मार्केट शेयर बन जाएगा फर्म का इन स्पेसिफिक टर्म्स। इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखा हुआ है। वर्टिकल एक्सिस पे, यानी कि अगर मार्केट ग्रोथ रेट की बात करें उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म की, तो वो कैसे निकलेगी? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट सेल फॉर द करंट ईयर, यानी कि करंट ईयर की सेल्स ले लीजिए, उसमें से आप माइनस कर दीजिए प्रीवियस ईयर की सेल। करंट ईयर की सेल्स में से प्रीवियस ईयर की सेल्स को हमने माइनस कर दिया, डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर की सेल से, मतलब जिस भी आप स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट की ले रहे हैं उसकी करंट ईयर की सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर की सेल्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की सेल। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आपका मार्केट ग्रोथ रेट बन जाएगा। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पिछले करंट ईयर की सेल्स है 1 लाख यूनिट, पिछले साल की जो सेल थी वो थी उसकी 80,000 यूनिट, डिवाइडेड बाय 80,000, यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय 80,000, दैट इज 1/4, यानी कि 0.25। तो 25% जो है वो ग्रोथ रेट आ गया। इस तरीके से बाकी सारी चीजें भी कैलकुलेट हो जाएंगी नंबर्स के फॉर्म में। अब वर्टिकल एक्सिस पे थे हमारा रिलेटिव मार्केट ग्रोथ, जो भी हमने समझ लिया कि कैसे निकलेगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर था रिलेटिव मार्केट शेयर, जिसको हमने दोनों टर्म्स में समझ लिया कि अगर वो फर्म जनरल पर्सपेक्टिव से दिखाएगी तो क्या करेगी, और अगर वो स्पेसिफिकली अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर की तुलना में देखेगी तो कैसे निकालेगी। इसके अलावा मैंने आपको शुरू में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जितनी भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है उनको उन्हीं चारों क्वाड्रेंट्स में हमने सेट करना है। सो अगेन दिस इज अ डायग्राम। हमने समझ लिया कि ग्रोथ रेट कैसे निकाली जाएगी, और ग्रोथ रेट में हमने लिया कि करंट ईयर की सेल्स में से प्रीवियस ईयर की सेल को माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर की सेल से, तो ग्रोथ रेट निकल जाएगी। मार्केट शेयर के केस में हमने जनरल और जो है वो स्पेसिफिक टर्म्स में पढ़ा। जनरल सेल्स में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो सेल है उसको एवरेज सेल से डिवाइड करेंगे इंडस्ट्री की। स्पेसिफिक टर्म्स में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स को डिवाइड करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिटर की सेल से। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 4 पोजीशंस बनती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा क्वेश्चन मार्क, सेकेंड में स्टार, थर्ड इज कैश काउ एंड फोर्थ इज डॉग। अभी पोजीशंस कैसे हमें समझनी है, ये आपकी वर्टिकल एक्सिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्क में क्या पोजीशन बनी हमारी कि जो ग्रोथ रेट है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो क्या है यहाँ पर हाई, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो क्या है लो। यानी कि क्वेश्चन मार्क की पोजीशन क्या हुई, ग्रोथ रेट हाई, मार्केट शेयर लो। जिन प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट ज्यादा है लेकिन मार्केट शेयर कम है उनको क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में रखते हैं। स्टार्स में कौन से आते हैं, जिनका ग्रोथ रेट भी हाई है और जिनका मार्केट शेयर भी हाई है। यहाँ पर दोनों चीजें जो है वो हाई हैं, इनको हम स्टार्स की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा है कैश काउज। कैश काउज कौन से होते हैं, जहां पर ग्रोथ रेट तो है लो, लेकिन
मार्केट शेयर है हाई, इनको कैश काउज कहते हैं। नेक्स्ट है डॉग्स। डॉग्स में क्या है, जिसमें मार्केट ग्रोथ रेट यानी कि यहाँ पर आपका ग्रोथ रेट भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, तो ये पोजीशन जो है वो डॉग कहलाती है। इस तरह से जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसमें 4 पोजीशंस बनती हैं। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। अभी हमने समझा कि क्वेश्चन मार्क क्या है। क्वेश्चनेबल अपॉर्चुनिटीज आर दोज विच आर इन हाई इन ग्रोथ रेट बट इन विच द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ लार्ज मार्केट शेयर। ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर जो कंपनी का ग्रोथ रेट है वो तो हाई है, लेकिन जो मार्केट शेयर है वो लो है। दे आर इन द अपर राइट पोर्शन ऑफ द ग्रिड। ये ग्रिड का ये चार ग्रिड, इस ग्रिड के अंदर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है, तो जो अपर राइट क्वाड्रेंट है वो क्वेश्चन मार्क है। दे टिपिकली ग्रो फास्ट बट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कैश रिसोर्सेज। देखो यहाँ पर जो, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट हाई है इसलिए इनके बढ़ने की दर तो बहुत अच्छी है, पर मार्केट शेयर कम होने की वजह से इनको ज्यादा सेल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा ये कैश कंज्यूम करते हैं और इनको इसीलिए फ्रीक्वेंटली एनालाइज करने की जरूरत होती है। टाइम टू टाइम एनालाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या इसमें इतना पैसा लगाने की जरूरत है, या फिर इनको जो है वो इतना पैसा अगर आप नहीं लगाओगे तो ये डॉग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, मार्केट शेयर ऑलरेडी कम था, तो ये इनको फ्रीक्वेंटली एनालाइज करने की जरूरत होती है। सो लेट्स सी कि क्या स्ट्रेटजी रिकमेंड की जाती है क्वेश्चन मार्क ग्रुप में। इंक्रीज मार्केट शेयर, क्योंकि मार्केट शेयर कम होता है अभी हमने समझा, तो इसलिए इनका मार्केट शेयर बढ़ाने की जरूरत है, और अगर इनको मार्केट शेयर इनका बढ़ पाया तो डेफिनेटली ये अपने आप को स्टार्स में कन्वर्ट कर लेंगे। देन कैश फ्लो की अगर बात करें तो इनको काफी ज्यादा कैश चाहिए होता है और इनको अदर यूनिट्स से भी जो है वो ये कैश लेते हैं, तो जो कैश काउज होते हैं ये भी कैश प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन मार्क्स को। अनरियलाइज्ड फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, क्वेश्चन मार्क वो होते हैं बेसिकली जिनमें ग्रोथ का अभी सर्टेनिटी नहीं होती कि वो कितना बढ़ेंगे और कितना नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए इनको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं उनका जो है वो कुछ भी पक्का पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट है स्टार। So products that are in high growth market and that make up a sizable portion of the market are considered as star। और इसमें आप यहाँ से समझिए इसको कि जो स्टार है वो कहाँ पर है, यहाँ पर ग्रोथ रेट भी हाई है और जो उनका मार्केट शेयर है वो भी हाई है, दोनों चीजें यहाँ पर आप देखेंगे कि हाई है, तो इसलिए यहाँ पर पैसा लगाने ठीक होता है। दे आर इन द अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट में है। विच जनरेट हाई इनकम बट ऑल्सो कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। यहाँ पर इनकम भी ज्यादा होती है, पर क्योंकि इनकी जो ग्रोथ रेट है बढ़ रही है, मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा कैश कंज्यूम करते हैं। If a star can remain a market leader, it eventually becomes a cash cow when the market's overall growth rate decline। मतलब जब मार्केट का ग्रोथ रेट कम होना शुरू होगा तो ऑब्वियसली इनका भी ग्रोथ रेट कम होगा, और जैसे ही इनका ग्रोथ रेट कम होगा ये कैश काउज बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका ग्रोथ रेट हाई है। जैसे ही ग्रोथ रेट लो होगा ऑब्वियसली यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, दैट इज कैश काउज। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटजीज कौन से रिकमेंडेड हैं। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्यूचर अच्छा होता है, तो इसमें ग्रोथ के चांसेस अच्छे होते हैं, इनकी मार्केट पोजीशन को मेंटेन करने की जरूरत होती है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कैश फ्लो की बात करें तो ये जितना भी सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, मींस ये अर्न करते हैं और अपने जो ग्रोथ के लिए फंड्स हैं वो ये जनरेट कर पाते हैं। साथ ही इनको दूसरी जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है दैट इज कैश काउ, वहां से भी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। ये कंपनी का फ्यूचर होते हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पर ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है और इनका मार्केट शेयर भी बहुत अच्छा है, तो अगर ये ऐसे ही अपने आप को मेंटेन कर पाए तो ये कंपनी में लीडिंग पोजीशन पर, मार्केट में लीडिंग पोजीशन पर रहते हैं और ये कंपनी का फ्यूचर बताते हैं। वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि अभी कि अगर जैसे ही इनका जो ग्रोथ रेट है वो कम होगा वैसे ही ये अपने नेक्स्ट क्वाड्रेंट में दैट इज कैश काउज में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैश काउज। कैश काउज क्या है?
अब कैश काउ की पोजीशन क्या है? जहां पर आपका ग्रोथ रेट लो है और आपका मार्केट शेयर जो है वो हाई है। ग्रोथ रेट लो और मार्केट शेयर हाई की जो पोजीशन है ये कैश काउ कहलाती है। और ये जो पोजीशन है वो कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म तक इसको मेंटेन कर सके उसको करना चाहिए। ये लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट पर है, वो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में। ये जो जो भी आपके प्रोडक्ट या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कैश काउज में आते हैं, ये अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं काफी लंबे से, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ रेट जो है वो दे आर हायर देन द मार्केट्स ग्रोथ रेट एंड सस्टेन इटसेल्फ फ्रॉम अ कैश फ्लो पर्सपेक्टिव। ये अपने आप को बनाए रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करते हैं। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो कैश काउज होते हैं ये फंडिंग स्टार्स को भी देते हैं और क्वेश्चन मार्क को भी देते हैं। तो इन दोनों का इनका जो सपोर्ट है वो दोनों की तरफ रहता है, यानी कि कैश फ्लो ये अच्छा मेंटेन करते हैं। इसीलिए जो भी कंपनी है उसको कोशिश करनी चाहिए कि इस पोजीशन को एज लॉन्ग एज पॉसिबल मेंटेन कर सके। जितना ज्यादा वो यहाँ से जो है वो अर्न कर सकते हैं उतना उनको अर्न करना चाहिए। क्या स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड हैं? मेंटेन मार्केट शेयर एंड मेंटेन कैपेसिटी। इस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, ये पोजीशन कैसे है, जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की में हम बात करते हैं ना, तो जो मेच्योरिटी की पोजीशन होती है ये उस तरह की पोजीशन है जहां पर हम कंपनी को ये एडवाइस करते हैं कि ये पोजीशन लॉन्ग टर्म तक बनी रहनी चाहिए। तो वही चीज है कि मार्केट शेयर मेंटेन रखिए, कैपेसिटी को मेंटेन रखिए, सो दैट की जो ये टेन्योर है वो लॉन्ग टर्म तक रह सके और ज्यादा से ज्यादा कंपनी प्रॉफिट अर्न कर सके। कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता है, पॉजिटिव कैश फ्लो रहता है, यहाँ पे इतना रहता है कि ये तो स्टार्स और क्वेश्चन मार्क्स को भी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। इनका फ्यूचर ज्यादा नहीं रहता क्योंकि ये वैसे भी थर्ड पोजीशन पर हैं और लेटर ऑन ये अपने आप को डॉग्स में कन्वर्ट करेंगे, तो फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। जितना अभी ये कमा रहे हैं उतना कमा लें। नेक्स्ट है डॉग्स। डॉग्स की पोजीशन कौन सी बनेगी इसमें? डॉग जो है वो मार्केट ग्रोथ रेट के मामले में भी लो पोजीशन पर है और मार्केट शेयर में भी लो है, यानी कि यहाँ पर जो दोनों पोजीशंस है वो लो हैं। तो जब कंपनी का मार्केट शेयर भी कम हो जाता है, ग्रोथ रेट भी कम हो जाती है, तो उनको हम डॉग बोलते हैं। इस पोजीशन में या तो कंपनी को उन यूनिट्स को, प्रोडक्ट्स को सोल्ड आउट कर देना चाहिए, लिक्विडेट यानी कि बंद हो जाना चाहिए, या फिर उसको नए सिरे से रिपोजिशन करना चाहिए। ये लोअर राइट क्वाड्रेंट में आते हैं ग्रिड के, वो हमें समझ आ रहा है इस डायग्राम से। एंड दे डू नॉट जनरेट मच कैश फॉर द कंपनी सिंस दे हैव लो मार्केट शेयर एंड नो ग्रोथ। इनका कुछ खास फायदा नहीं होता कंपनी को। बिकॉज ऑफ दिस डॉग कैन टर्न आउट टू बी कैश ट्रैप्स एंड टाइंग अप कंपनी फंड्स फॉर देयर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो कंपनी का पैसा इसमें फंसाने का कोई फायदा नहीं होता। ये कंपनी को में जो है वो कैश की कमी पैदा कर सकते हैं। तो ये ही एक ऐसा कारण होते हैं कि कंपनी को अपने डाइवेस्चर की तरफ चलना पड़ता है, यानी कि खत्म होने की तरफ चलना पड़ता है। क्या स्ट्रेटजीज रिकमेंडेड हैं? डाइवेस्टिच्योर स्ट्रेटजी यानी कि कंपनी को सेल करना शुरू कर देना चाहिए, अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देना चाहिए ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो फ्री हो जाएं। मतलब पैसा बिना मतलब इन यूनिट्स में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कैश फ्लो जो गोल है वो ये रहना चाहिए कि पॉजिटिव कैश फ्लो ही आए। जैसे ही नेगेटिव कैश फ्लो आना शुरू हो, यानी कि आपको अच्छा कैश फ्लो ना मिले, वैसे ही डिवेस्टमेंट कर दीजिए, यानी कि अपना पैसा बाहर निकाल लीजिए। नो रियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इनका कोई फ्यूचर नहीं होता, ये लगभग खत्म होने की कगार पर होते हैं। सो एक बार हम इसको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। आप देखिए, जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है, उस वक्त हमें नहीं पता होता कि वो क्या करने वाला है, कहाँ जाने वाला है। तो इस पोजीशन में वो क्वेश्चन मार्क की पोजीशन में होता है, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता। धीरे धीरे वो ग्रो करना शुरू होता है, ग्रोथ फेज में आता है जिसको हम स्टार्स बोलते हैं। फिर वो मेच्योरिटी फेज पर पहुंच जाता है जो कि कैश काउज है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनको इस पोजीशन को ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना चाहिए। लेटर ऑन डिक्लाइनिंग स्टेज पर जाता है प्रोडक्ट, यानी कि अब उसकी डिमांड खत्म हो गई है तो उसको डॉग बोला जाता है। यानी कि जो ये चारों पोजीशन है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से ही समझी जा सकती हैं, उससे भी समझी जा सकती हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है पेप्सिको इंडिया का, जिससे हम बीसीजी मैट्रिक्स को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो
सबसे पहले जो स्टार पोजीशन पे है इनका प्रोडक्ट वो है पेप्सी। पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक जो सभी लोग पीते हैं लगभग। ये इसमें इसका जो ग्रोथ रेट है वो भी काफी अच्छा है और जो इसका मार्केट शेयर है वो भी काफी अच्छा है। स्टैटिस्टिका डॉट कॉम के अकॉर्डिंग इन जो 2020 में जो इसका मार्केट शेयर है वो 26% कैप्चर किया हुआ है और ग्रोथ तो हमें दिख ही रहा है कि बहुत अच्छा है। लोग अभी भी इसको पसंद कर रहे हैं और आगे भी इसके जो ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्री टू ले, पेप्सिको का ही प्रोडक्ट है लेज। ये जो है वो कैश काउ पोजीशन में है क्योंकि इसका जो यूएस में जो मार्केट शेयर है अगेन स्टेटिस्टिका डॉट कॉम के अकॉर्डिंग 60% मार्केट शेयर है इसका। लेकिन इसको कैश काउ में क्यों पोजीशन में है ये, क्योंकि ये अभी भी बहुत ज्यादा सेल हो रहा है और ये पोजीशन जितनी ज्यादा कंपनी मेंटेन कर पाएगी उतना कंपनी के लिए अच्छा है। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट और कैश जनरेट कर रहा है कंपनी के लिए। जो डाइट पेप्सी है ये क्वेश्चन मार्क पोजीशन पर है क्योंकि ये नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं। आगे फ्यूचर में कितना इसके सक्सेस होने के चांसेस है, कितना लोग इसको पसंद करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि मैंगो पेप्सी फ्लेवर है और नो शुगर पेप्सी है। इस तरह की जो चीजें कंपनी लाती है, सीजनल जो प्रोडक्ट होते हैं इनके वो सीजनल ही रहते हैं, मीन्स उनके बाद में सीजन के बाद डिमांड नहीं रहती, तो ये डॉग कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से आप और भी किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का। तो जो बीसीजी मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स है इसको अगर हम ब्रीफ में समझे तो क्वेश्चन मार्क से शुरू करते हैं। क्वेश्चन मार्क में पोटेंशियल होता है दे कैन बिकम स्टार्स, दे कैन बिकम कैश काउस। अगर यहाँ इनका ग्रोथ रेट बढ़ गया तो डेफिनेटली ये स्टार्स बन जाएंगे और लेटर ऑन फिर ये कैश काउस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या रहती है, आइदर इन्वेस्ट मोर फंड्स फॉर ग्रोथ और कंसीडर डिसइन्वेस्टिंग। या तो आप अच्छा पैसा लगा दीजिए या फिर पैसा लगाना बिल्कुल ही बंद कर दीजिए क्योंकि अदरवाइज इनके फ्यूचर में इनका कोई स्कोप नहीं होता। स्टार्स की अगर बात करें तो ये अच्छी इनकम जनरेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस अच्छे होते हैं। कैश काउस बहुत अच्छा कैश जनरेट करते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ये पोजीशन जितनी लॉन्गर हो सके उतनी लॉन्गर रहनी चाहिए। डॉग्स बहुत कम प्रॉफिट जनरेट करते हैं, इसलिए इनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, यानी कि यहाँ से अपना पैसा वापस निकाल लेना चाहिए। अब हम इनके प्रॉस एंड कॉन्स यानी कि मेरिट डिमेरिट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम इसके प्रॉस यानी कि मेरिट्स देख लेते हैं। सिंपल एंड रैपिड, आसान सा ही लगता है समझना, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है कि किस में क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया है। डिसीजन लेना आसान हो जाता है इन चारों पोजीशंस को समझने के बाद। मार्केट शेयर और मार्केट की ग्रोथ को मेजर करने का आसान सा तरीका बताया हुआ है फॉर्मूलाज के थ्रू, जो इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ये डिफरेंट जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कहाँ पर कितना यूटिलाइज करना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, मींस कहाँ पर पैसा लगाना चाहिए और कहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। जनरेटर फॉर स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस यानी कि कंपनी को ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज की ऑप्शन देते हैं कि कहाँ पर कैसे स्टेप्स लेने चाहिए। सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द बीसीजी मैट्रिक्स। कॉन्स यानी कि डीमेरिट्स क्या हैं, ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डिसीजन। क्या पूरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट और डाइवेस्टमेंट के जो डिसीजन है वो सिर्फ 4 क्वाड्रेंट्स के डिसीजन पर डिपेंड है? नहीं, बहुत सारे और क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे और सिचुएशंस हैं जो इसमें कंसीडर नहीं की गई। बहुत ही ज्यादा आसानी से इसको समझाया गया है। सिर्फ 2 ही फैक्टर्स कंसीडर हो रहे हैं, दैट इज मार्केट ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। सिर्फ अगर इन दोनों को कंसीडर करेंगे तो फिर तो कंपनी हमेशा रिस्क में रहेगी क्योंकि अदर फैक्टर सारे इग्नोर हो रहे हैं। अनसर्टेनिटी है मार्केट में, आप अपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट को कैसे डिफाइन कर रहे हो इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। ओनली कंसीडर करंट बिजनेस, प्रेजेंट बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। जो चेंजेस आएंगे एनवायरनमेंट में उनके अकॉर्डिंग कैसे बदलना है कुछ भी बताया नहीं गया। और ये भी नहीं बताया गया कि अगर सिनर्जी यानी कि जब 2 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट मिलकर अगर इकट्ठे काम करेंगे तो क्या उससे कुछ फायदा होगा, उसके बारे में भी कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया। सो ये थे हमारे मेरिट एंड डिमेरिट।
नेक्स्ट है जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है हमारा जनरल इलेक्ट्रिक 9 सेल मैट्रिक्स, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसे कि इसमें 9 सेल की बात की गई है, यानी कि इसमें और ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो किया गया है। मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, जो एंटरप्राइजेस एक से ज्यादा तरह के बिजनेस में डील करते हैं, तो उनको ये बताने के लिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो कैसा होना चाहिए, कहाँ पर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको 9 सेल मैट्रिक्स की हेल्प से, यानी कि 9 बॉक्सेस की हेल्प से समझने की कोशिश की समझाने की कोशिश की गई है इसमें। ये जो बेसिकली मॉडल है, ये 2 डायमेंशंस पर बेस्ड है, मार्केट अट्रैक्टिवनेस एंड सेकंड वन इज बिजनेस स्ट्रेंथ। ये 2 जो है वो डायमेंशन इसमें कंसीडर की गई हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर मिसिंग होता है तो इनमें से कुछ भी काम करने वाला नहीं है। इट मींस, मान लीजिए वो कंपनी स्ट्रांग है लेकिन वो अनअट्रैक्टिव है, तब भी कुछ नहीं होगा। अगर वो कंपनी वीक है पर अट्रैक्टिव है, तब भी कुछ खास नहीं होने वाला। यानी कि जो ये दोनों डायमेंशंस हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का होना जरूरी है। ये अजहर काजमी की बुक का एक स्क्रीनशॉट है 9 सेल मैट्रिक्स का। आप देखेंगे इसमें 9 बॉक्सेस बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इसके जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है वो बिजनेस की स्ट्रेंथ को रखा गया है, और जो अट्रैक्टिवनेस है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, उसको वर्टिकल एक्सिस पर रखा गया है। और अब आप इसको ऐसे समझिए कि जो जहां पर बिजनेस स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक में डिवाइडेड है, और जो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है ये हाई, मीडियम और लो में डिवाइडेड है। यानी कि अगर मैं फर्स्ट बॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है, और जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी हाई है। सेकेंड सेल में अगर मैं बात करूं तो बिजनेस स्ट्रेंथ एवरेज है, अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। अब मैं थर्ड की तरफ नहीं जा रही, मैं फोर्थ की तरफ आई हूं। पहले बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। आप देखेंगे कि जो ये 1 2 और 4 बॉक्सेस हैं, इनको डॉटेड वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। मींस इनको एक कैटेगरी में रखा गया है, एक कैटेगरी में रखा गया है, जिसको ये ग्रीन जोन कहते हैं। जो ये बीच वाले प्लेन बॉक्सेस हैं इनको येलो कहा जा रहा है, और जो ये नीचे वाले हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन है इनको रेड बोला जा रहा है। डिसीजन भी इसी के हिसाब से ही होगा, तो जो भी इसमें पोजीशन है बिल्कुल ऐसे ही बन जाएंगी। अब अगर हम थर्ड वाले पे देखें तो जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक है, और जो अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है। फिर अगर मैं फिफ्थ वाले में देखूं तो बिजनेस स्ट्रेंथ जो है वो एवरेज है, और बिजनेस अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। अगर मैं 7 पे देखूं तो बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस अट्रैक्टिवनेस लो है। अब जो ये लो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, एवरेज, हाई, एवरेज, इनका जो कॉम्बिनेशन बना ये बीच में, इसको हमने येलो जोन में रखा हुआ है। अब अगर वीक वाले को डिस्कस करें हम, तो वीक वाले के अंदर जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक है, लेकिन जो अट्रैक्टिवनेस है वो हाई है। 6 में 8 में जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो एवरेज है, अट्रैक्टिवनेस लो है। फिर 9th वाले में जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो वीक है, और जो अट्रैक्टिवनेस है वो भी लो है। तो इस तरह से करके इस पूरे जो 9 ग्रिड्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। अब डिसीजन भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। जो चीजें आपके ग्रीन जोन में आ रही हैं उनको इन्वेस्ट करना चाहिए वहां पर, और उसको एक्सपैंड करना चाहिए। जो चीजें आपकी येलो जोन में आ रही हैं वहां पर सोच समझकर पैसा लगाना चाहिए। जो रेड जोन में आ रही हैं उनको हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, वहां से पैसा वापस निकाल लेना चाहिए, बाहर निकाल लेना चाहिए। इसको और अच्छे से समझते हैं। ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है जो अभी हमने समझी थी, कि जितनी भी चीजें आपके ग्रीन जोन में है यहाँ पर इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। जितनी चीजें आपके येलो जोन में है यहाँ पे सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, सोच समझकर पैसा लगाना होगा। जितनी चीजें आपके रेड जोन में है इन सब में पैसा लगाने का कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से अपना जो पैसा है वो वापस कर लो।
अब ये जो ग्रीन, येलो और रेड है, ये सारा डिसीजन हमने किसके बेसिस पे लिया है? मार्केट अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ये मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में समझा दिया कि कौन मार्केट अट्रैक्टिवनेस की तीनों पोजीशंस चेक करनी है, बिजनेस स्ट्रेंथ की तीनों पोजीशंस चेक करनी है। इनके कॉम्बिनेशन से ये आपके ग्रीन, रेड और येलो जोन्स बनते हैं। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का क्या मतलब है? means it indicates how hard or easy it will be for the company to compete in the market and earn profit। मतलब कि जितनी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव होगी उतना ज्यादा वहां पर रिस्क है, ठीक है, उतना ज्यादा वहां पर कॉम्पिटिटर के आने के चांसेस हैं। जितना वो अच्छा कमाएगी उतनी ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगी, और जितनी ज्यादा वो अट्रैक्टिव होगी उतनी ज्यादा वहां पर और कॉम्पिटिटर्स आएंगे और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्टिवनेस के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रख करके अट्रैक्टिवनेस डिसाइड की जाती है, जैसे लॉन्ग रन ग्रोथ रेट कितनी है कंपनी की, इंडस्ट्री साइज कैसा है जिसमें वो डील कर रही है, इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस को समझने की जरूरत है। मैंने इसका ऑलरेडी इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर एनालिसिस में का लेक्चर शेयर किया हुआ है, आप पहले उसको समझ लें। ये 5 फैक्टर्स पर बेस्ड है: एंट्री बैरियर्स, एग्जिट बैरियर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर एंड थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। इन सबके बेसिस पे डिसाइड किया जा सकता है कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है, कंपनी की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेजेस पर वो स्टैंड कर रहा है, चेंजेस इन डिमांड, डिमांड कैसे बदल रही है, ट्रेंड इन प्राइसेस, प्राइसेस कैसे बदल रहे हैं, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि पेस्टल एनालिसिस समझने की जरूरत है। पेस्टल मींस पी पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशियोलॉजिकल, एल फॉर legal, and E for environmental factors. So political, economical, sociological, technological, लीगल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स समझने की जरूरत है हमें कि उस कंपनी को लेकर कि इनके क्या पोजीशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर कितनी अवेलेबल है, एंड मार्केट सेगमेंटेशन कैसा है। बिजनेस स्ट्रेंथ, बिजनेस स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? जैसे अभी हमने देखा कि एक्स एक्सिस पर बिजनेस स्ट्रेंथ है, तो metrics it measures how strong in terms of competition a particular business unit is against its rival, कि कितना वो अपने competitor की comparison में strong है। तो उनको ये decide करना होता है अपनी competitive advantage को। यहाँ पर भी हमें कुछ factors को consider करने की जरूरत है, जैसे कि कंपनी का total market share कितना है, market share growth कितनी है कंपनी की as compared to their competitors, ब्रांड स्ट्रेंथ कितनी है, ब्रांड वैल्यू कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है इसके लिए, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कस्टमर लॉयल्टी कितनी है, VRIO रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज फाइंड आउट करने की जरूरत है। VRIO इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस की टेक्निक है जिनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। V फॉर वैल्यूएबल, R फॉर रेयर, I फॉर इनइमिटेबल एंड O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। तो आप पहले इस लेक्चर को वहां से सुन लें। Your business unit strength in meeting the industrial critical success factor. क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो होते हैं किसी भी कंपनी में या इंडस्ट्री में जो जिसकी वजह से कंपनी की सक्सेस डिपेंड करती है। नेक्स्ट है वैल्यू चेन एनालिसिस, इसमें जो है वो 9 एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज में डिवाइड करके। तो ये भी इंटरनल एनवायरमेंटल एनालिसिस की टेक्निक है, उसके जरिए भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसा है और प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटीज कैसी हैं, यानी कि कितने कंपनी में एडजस्टमेंट का स्कोप है प्रोडक्शन में। तो अब हम इसके मेरिट्स डिस्कस कर लेते हैं। It helps to prioritize the limited resources in order to achieve best returns. ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से ज्यादा क्रिटिकल और एनालिटिकल वे में समझाता है कि 9 सेल्स यानी कि 9 सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है कि कौन से रिसोर्सेज को मतलब कितने रिसोर्सेज हैं कंपनी के पास और उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि रिटर्न्स अच्छे आ सकें। The performance of product or business unit becomes evident. आपको पता चल जाता है, आप जैसे पैसा लगाते हो उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हो कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये ऑब्वियसली बीसीजी से थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा डिटेल में चीजें डिस्कस की गई हैं।
It determines the strategic steps the company needs to adopt to improve the performance of its business portfolio. यानी कि यहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करे। डीमेरिट्स क्या हैं? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें अभी हमने इतने सारे जो है वो मॉडल्स की बात करी। 5 फोर्सेस मॉडल, VRIO एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस, ब्रांड वैल्यू कॉन्सेप्ट, तो इन सबको समझने की जरूरत है। एक आम इंसान नहीं समझ पाएगा, तो कंसल्टेंट या एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ सकती है। एक्सपेंसिव हो जाएगा फिर डेफिनेटली, और it does not take into account the harmony that could exist between two or more business unit। यहाँ पर जो है वो 9 के 9 सेल में अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं। यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं डिस्कस किया गया कि अगर दो यूनिट्स मिलकर काम करें, उनके रिलेशनशिप अच्छे हों आपस में, तो उसका रिजल्ट क्या हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।